जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, हमने स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। वी हैव डन विधानसभा एंड वी हैव डन विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वी हैव कंप्लीटेड। आज हम बेटा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है बेटा, वो क्या पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेटा, सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री का क्या है बेटा, एक एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट का मतलब ये है कि सबसे टॉप मोस्ट लेवल का जो हमारे यहाँ पे कोर्ट है वो आपका कौन है बेटा, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, राइट। अगर हम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या आता है, सबसे टॉप लेवल पर तो हमारा बेटा सुप्रीम कोर्ट आएगा जो कि हमारा एपेक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हमारा आता है बेटा वो हमारे होते हैं हाई कोर्ट्स, राइट। स्टेट्स के अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं। और थर्ड लेवल के अंदर जो हमारा आता है बेटा उसका हम बोलते हैं सेशन कोर्ट्स या उसको हम बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो हमारा जिला के लेवल पे आता है। जो हमारा जिला होता है या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उस लेवल पे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहला क्या है बेटा, इसका आपका एपेक्स कोर्ट। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेटा आज के टाइम पे कितनी स्ट्रेंथ है, तो आज के टाइम पे स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 30+1। अब ये 30+1 में इस टाइप से इस पे क्यों लिख रहा हूं, देखो बेटा 30+1 का मतलब क्या है। 30+1 का मतलब ये है कि एक जो है यहाँ पे, एक तो आपका हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आपका चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, ये आपका हो गया चीफ जस्टिस, ठीक है। बाकी के जो 30 होते हैं बेटा ये आपके अदर क्या होते हैं, इसमें जजेस होते हैं, ठीक है। तो एक आपका हो गया चीफ जस्टिस और एक बाकी के 30 आपके क्या हो गए, अदर जजेस हो गए। मतलब टोटल मिलाकर के आपके कितने मेंबर्स हो गए या कितने जजेस हो गए, टोटल मिलाकर के बेटा आपके 31 जजेस आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। अब अगर हम बेटा इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आपके क्या है जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बेटा चीफ जस्टिस की यहां पर बात करते हैं कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट ऐसे होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होता है, चीफ जस्टिस का क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज जो होता है उसको क्या बना दिया जाता है, उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे मानिए चल लीजिए कि 30 जजेस या 31 है वहां पे जजेस हैं, तो उनमें से किसी भी एक को जो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, आपका चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। बाकी के जो आपके जजेस होते हैं, बाकी के जजेस, अच्छा कौन अपॉइंट करता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस को भी कौन आपका अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस का जो आपका अपॉइंटमेंट होता है बेटा वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। अब अगर हम बेटा अदर जजेस की बात करते हैं तो अदर जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। वो भी कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट ही करता है। ऑफ कोर्स अदर जजेस, ये सारे जजेस का जो आपका अपॉइंटमेंट है कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से करता है, तो ये करता है बेटा विद कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद, तो किसकी कंसल्टेशन से होता है, तो इन कंसल्टेशन विद सीजेआई। सीजेआई का मतलब बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है, जो जजेस को अपॉइंटमेंट करता, इनका अपॉइंटमेंट करता है, किसकी उससे अपॉइंटमेंट करता है, तो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां पे कंसल्टेशन से, ओके, एंड प्लस सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं, कुछ आपके सीनियर मोस्ट जो आपके क्या होते हैं यहां पे जजेस होते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड प्लस आपके हाई कोर्ट्स या आपके हाई कोर्ट्स। देखो बेटा प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट तो यहां पे एट लास्ट क्या करता है, साइन करता है। तो जजेस जो होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसकी कंसल्टेशन से करेगा,
एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से करेगा और सुप्रीम कोर्ट के और जो कुछ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनकी भी कंसल्टेशन ले सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाई कोर्ट के कुछ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं या चीफ आपके जस्टिसेस होते हैं उनके कंसल्टेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले सकता है। तो इस टाइप से क्या होता है बेटा, आपका चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो आई होप बेटा ये पोर्शन आप यहां पर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इनकी क्वालिफिकेशन कि जो आपके जजेस होते हैं इन जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है। अब क्वालिफिकेशन के अंदर बेटा कुछ बातें तो ये हैं जो आप सबको पता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन तो आप सबको पता है कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है और ये क्वालिफिकेशन क्या है, दैट ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको क्या होना पड़ेगा, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आप सबको पता है। जो मेन इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब यहां पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बेटा बात कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहली बात ये आएगी कि ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आप सबको पता है, ठीक है ना। जो मेन चीज है कि ही और शी मस्ट हैव बीन द जज। वो जो पर्सन है आपका जो कि जज बनने वाला है या जज बनने जा रहा है, he have been a judge in a high court. He or she should have been a judge in any high court for at least 5 years. तो वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहा है, या उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उस जज को कम से कम 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा, किसी हाई कोर्ट के अंदर, चाहे एक हाई कोर्ट के अंदर, चाहे अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर, कम से कम 5 साल के लिए क्या होना पड़ेगा, जज होना पड़ेगा। या तो ये हो, या हैव बीन एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट or high courts, okay, for at least 10 years। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो क्या हो, वो बंदा क्या हो, किसी हाई कोर्ट के अंदर, एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए क्या रहा हो, जज रहा हो। या तो वो बंदा किसी एक हाई कोर्ट या एक हाई कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर कम से कम 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो। एडवोकेट जो आपका होता है, तो या तो 5 साल के लिए क्या हो, जज हो, या तो 10 इयर्स के लिए क्या हो, आपका एडवोकेट हो। ठीक है, तो इनमें से किसी भी बंदे को आपका क्या क्वालिफाई माना जाएगा, एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए क्या माना जाएगा, इसको क्वालिफाई माना जाएगा। या अपार्ट फ्रॉम दैट, या और क्या आपका हो सकता है, और ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट की नजरों में कोई एक ऐसा बंदा जो कि प्रेसिडेंट की जो आपकी नजरों में क्या हो, एक डिस्टिंग्विश क्या हो, आपका जूरिस्ट हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। ठीक है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो एक बंदा कोई ऐसा हो जो कि प्रेसिडेंट की नजरों में, जो प्रेसिडेंट की नजरों में क्या हो, कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो ऑफ द कंट्री। इस डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब क्या, बट इस डिस्टिंग्विश जजिस्ट का मतलब यह है कि जिसको नॉलेज हो इसके, इस फील्ड के बारे में, जजेस जो आपके होते हैं या लॉ के बारे में जिसको बहुत अच्छा क्या हो, नॉलेज हो, या मान के चल लीजिए उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, जिसको प्रेसिडेंट की जो नजरों में मान के चल लीजिए उनको लगता है कि एक बंदा है, भले वो आपका क्या ना हो, जज ना हो, भले वो आपका यहाँ पे जो है 10 साल तक क्या ना हो, एडवोकेट ना हो, बट फिर भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस बंदे को बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपका जुडिशरी सिस्टम के बारे में या लॉस के बारे में, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये हमने देखे बेटा इन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो ये हमने अब यहाँ पे चेक किया। तो आई होप बेटा ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं इनका टर्म, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनका टर्म कितना होता है, कितना टेन्योर होता है। तो देखिए बेटा इनका कोई ऐसा टेन्योर नहीं है
कि जैसे हमने देखा कि लोकसभा का आपका 5 साल का टेन्योर है या प्रेसिडेंट का 5 साल का है, वैसी वाइस प्रेसिडेंट, वैसे गवर्नर, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, तो इनका ऐसा कोई नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनका जो टर्म होता है बेटा, ये टर्म आपका क्या है, इनकी एज होती है, जैसे आपकी रिटायरमेंट की एज होती है। अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग सर्विस कर रहे हैं, तो बेटा हमारा क्या होता है ना, एक रिटायरमेंट की एज होती है। तो रिटायरमेंट की एज मान के चल लीजिए, आपको पता है हमारी 60 ईयर्स होती है। लेकिन वही हम अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करेंगे तो बेटा आपको याद रखना कि 65 ईयर्स की एज में वो आपके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है बेटा, वो 65 है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, अगर आपके पास हाई कोर्ट के लिए क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है वो ना ही 60 होगी और ना ही 65 होगी, वो आपका 62 होगी। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 होती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज होती है बेटा वो कितनी होती है, वो आपकी 65 ही होती है। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके रेजिग्नेशन की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, तो आपको याद रखना है बेटा प्रेसिडेंट को देंगे। ये अपना रेजिग्नेशन बेटा किसको सौंपते हैं, किसको देते हैं, तो ये अपना रेजिग्नेशन बेटा क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ठीक है, रिमूवल की बात करते हैं, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जजेस को क्या करता है, रिमूव करता है। अब ये केस तुम्हारा दोनों के लिए है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो चाहे ये आपका हाई कोर्ट के जजेस हो। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे आपके क्या हो, हाई कोर्ट हो, तो इनको कौन रिमूव करता है बेटा, इनका रिमूवल कैसे होता है, तो इनको रिमूव किया जाता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट होती है बेटा, पार्लियामेंट चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, देखो आपका क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट क्या करता है, इन जजेस को रिमूव करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हम बेटा हाई कोर्ट के जजेस की बात करें। तो याद रखना हाई कोर्ट के जजेस को भी पार्लियामेंट ही हटाएगा, उनको उस पर्टिकुलर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो नहीं हटाता है, बल्कि पार्लियामेंट ही वो उनको हटाता है। होता क्या है, देखो बेटा अगर हम रिमूवल की बात कर रहे हैं तो मान के चल लीजिए किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज भी आप इसमें ले लीजिए, उसको अगर हमें हटाना है तो होता क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस है, एक लोकसभा है एक आपका राज्यसभा है। तो होता क्या है कि उस जज को हटाने के लिए इन दोनों हाउसेस में से किसी भी एक हाउस में प्रपोजल आ जाता है कि भैया ऐसा है कि इस जज को हमको हटाना है। तो उस जज को हटाने के लिए इन दोनों हाउसेस में से किसी भी एक हाउस में क्या आ जाएगा, प्रपोजल आ जाएगा उस जज को हटाने के लिए। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहला लोकसभा में आ चुका है वो आपका प्रपोजल कि उस जज को हमको क्या कर रहा है, आपका हटाना है। तो क्या होता है कि लोकसभा में जो मेजोरिटी देखी जाती है बेटा वो 2/3 की मेजोरिटी देखी जाती है। उस प्रपोजल को अगर लोकसभा के मेंबर ने कितने आपकी मेजोरिटी से पास कर दिया है, 2/3 की मेजोरिटी से पास कर दिया है, तो वो प्रपोजल लोकसभा से पास माना जाएगा। फिर वो जो आपका प्रपोजल है वो किसके पास जाता है बेटा, वो फिर राज्यसभा के पास जाएगा एंड वाइस वर्सा। अगर वो पहले राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा से वो पहले 2/3 से क्या होगा, पास होगा, फिर किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा, फिर लोकसभा को भी उसको 2/3 से पास करना पड़ेगा। या अगर पहले लोकसभा में आया है तो पहले लोकसभा को 2/3 से पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा एंड देन राज्यसभा को भी उसको कितने उससे पास करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। और इसके बाद पास होने के बाद ये किसके पास जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट उसमें अपने सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे उस प्रपोजल के ऊपर, वैसे ही वो जज अपनी पोस्ट से क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। राइट, लेकिन आपको अभी तक याद रखने की यहाँ पे आपको जरूरत है कि आज तक इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा जज नहीं है कि जिसके खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन पास हुआ हो। राइट, आज तक किसी भी जज के अगेंस्ट इंपीचमेंट या आज तक किसी भी जज के अगेंस्ट उसको मतलब इस तरीके से जो है आपका नहीं हटाया गया है। हाँ, ये प्रोसेस स्टार्ट ये वहां पे आपकी हो गई थी। काफी सारे जजेस ऐसे थे जिनके अगेंस्ट, कुछ जजेस ऐसे थे
इनके अगेंस्ट ये प्रोसेस, उनको हटाने की जो रिमूवल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आपकी यहाँ पे क्या नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई, वो प्रोसेस आपकी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया, आज तक किसी भी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट जो मोशन है उसको पास नहीं किया गया, उनको इस तरीके से नहीं हटाया गया है। तो आई होप बेटा ये रिमूवल का जो आपका प्रोसेस है यहां पर सबको समझ में आ गया होगा। आई होप यहां तक सबको बेटा समझ में आ रहा होगा, राइट। इसके बाद हम बेटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और चीज की बात करेंगे, जो कि आपका है कि कुछ पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इनके फंक्शंस होते हैं, वैकेंसी, कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, या पावर्स एंड फंक्शंस हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो पावर्स एंड फंक्शंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट, पावर्स या फंक्शंस के अंदर अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे, या हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका क्या है जुरिस्डिक्शन है, कि कहां तक इसका जुरिस्डिक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन या उसकी पावर हम बोल सकते हैं, या उसकी फंक्शन क्या क्या है, राइट। बल्कि पावर की जगह हम अगर इसको फंक्शन लिखे या उसका जुरिस्डिक्शन लिखे तो ज्यादा अच्छा है। तो फंक्शन अगर हम लिखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन इसके अंदर बेटा आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो बेटा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या है, ओरिजिनल जो आपका जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब होता है कि जो भी डिस्प्यूट होता है उसका रेजोल्यूशन करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि जो भी आपके विवाद होते हैं उन विवादों को निपटाना। अब ये विवाद किसके बीच एक्सक्यूज मी, अभी विवाद जो होता है, ये जो आपके डिस्प्यूट हो रहे हैं वो आपका मेनली किसके बीच, देखो बेटा कभी कभी हमारा स्टेट्स के बीच में हो जाता है। एक स्टेट जैसे उत्तराखंड और आपका मान लो यूपी हो गया, या आपका केरला और आपका तमिलनाडु हो गया, या तमिलनाडु और आपका कर्नाटका हो गया। तो इस टाइप से जो कुछ स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो जाता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसका निपटारा, उसको रिजॉल्व या उसका रेजोल्यूशन कौन करता है, वो बेटा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, स्टेट के बीच में, या कभी कभी आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई आपका मतभेद हो जाता है, तो उसे भी कौन सॉल्व करता है, आपका उसे भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सॉल्व करता है। या कभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी आपका या किसी स्टेट के बीच में हो जाता है, तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सॉल्व करता है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, राइट। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है बेटा, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा आपके इसके अंदर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब देखो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेटा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस मांग सकता है, राइट। एक बात आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी आपके कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के मामले में कोई भी एडवाइस को मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देनी पड़ेगी, राइट। तो एडवाइजरी जो आपका जुरिस्डिक्शन है वो मेनली किससे रिलेटेड है, वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कि प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, कोई भी एडवाइस को मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये क्या है बेटा, ये आपका बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देनी पड़ेगी, भले ही प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए क्या नहीं है, वी कैन से बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने ही माने। लेकिन जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी, सो दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो ये आपका बेटा हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो आई होप ये पोर्शन भी आपको बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो हमने देख दिया बेटा आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हमने देखा बेटा एडवाइजरी यहाँ पे जुरिस्डिक्शन। थर्ड हम देखेंगे बेटा रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट आपका क्या होते हैं, देखिए बेटा रिट आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंदर अगर हम अभी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे कर रहे बात तो बेटा रिट के अंदर क्या है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है,
5 टाइप के रिट को इश्यू करता है, राइट। 5 टाइप के 5 टाइप्स ऑफ रिट को इश्यू करता है। अब ये 5 टाइप के रिट्स क्या क्या है, जैसे आपका हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, आपका प्रोहिबिशन हो गया, है ना, आपका सर्टियोरेरी हो गया, आपका क्यो वारंटो हो गया। तो इस टाइप से आपकी 5 रिट जो होती है बेटा, इनको क्या करता है, इश्यू करता है, राइट। तो रिट देने का जो आपका जुरिडिक्शन है ये भी आपका किसको है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो रिट देने का मेनली अधिकार किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए रिट आपका अलग अलग तरीकों से दिया जाता है, राइट। रिट का मतलब बेटा वैसे बेसिकली होता है आपका ऑर्डर देना, राइट। अगर कोई मान के चल लीजिए कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है अच्छे से, आप अपना कोई काम करवाने जा रहे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपको बार बार घुमा रहा है कि नहीं कल 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 कल, या उसके मतलब उसके अंडर है वो काम करना, बट वो आपको घुमा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, आप हाई कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट आप एक केस डाल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ यू आर राइट, तो वो उसके अगेंस्ट एक रिट को निकाल सकता है, रिट को इशू कर सकता है, एक ऑर्डर को वहां पे इशू कर सकता है। तो इस टाइप से बेटा आपका रिट जुरिडिक्शन इसके अंदर है, ठीक है। फोर्थ हम अगर यहां पे बात कर लेते हैं तो फिर फोर्थ आपका हो गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक आपकी पावर होती है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि अगर हमारा लेजिस्लेचर, अगर हमारा पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है कि वो लॉ हमारे फंडामेंटल जो क्या राइट्स है उनको यहां पे वायलेट कर रहा है, एक लॉ ऐसा बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अब अगर मुझे लगता है कि यार हमारे फंडामेंटल राइट इस लॉ से क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो मैं अगर सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, यस आई कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर। जब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को फिर से क्या किया, रिव्यू किया। उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि हाँ इस लॉ के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है कि वो पार्ट लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी के पास इतनी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो उस लॉ को उतने पोर्शन में नल एंड वाइड कर देगा, उसे वहीं पे क्या कर देगा, आपका खत्म कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा जुडिशियल रिव्यू। तो ये पावर भी आप जो है आपकी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है, या उसका ये फंक्शन है, ठीक है। देखिए बेटा फिफ्थ फंक्शन ये है, आपको मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उसमें भी आपको बताया था, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का जब भी आपका इलेक्शन होता है, तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट होता है, तो इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है, इस डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है, रिजॉल्व करता है, इस डिस्प्यूट का जो निपटारा करता है वो भी कौन करता है बेटा, वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को कौन आपका निपटारा कौन करता है, उसको सॉल्व कौन करता है, वो आपका कौन करता है बेटा, वो आपका सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक बेटा आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, राइट। तो आज हम बेटा इतना करेंगे। आज का हमारा टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम बेटा मिलेंगे न्यू वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।